Hi everyone. We are starting with current affairs for May 30. Sorry, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, but this is something which is important for us, I know. But I'm going to cover it, that's for sure. थोड़ा सा तबीयत तो खराब हो गया था, नया काम है, थोड़ा मैनेज करने में आसानी नहीं थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन यानी May 30 की अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन यही है, when is the first international day of potato was celebrated? दैट वॉज May 30 में हमारे पास जो थीम है वो है हमारा हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग हो। आलू जो है गर्मी के टाइम पर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो मैंडेट्स और ऑब्जेक्टिव्स में दिखाता है कि आपके पास प्रमोशन क्या बोलता है। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल फैमिली फार्मिंग, फोकसेस ऑन सपोर्टिंग रूरल फार्मर्स विमेन टू एनहांस द पोटैटो प्रोडक्शन। हमारे पास हम लोग एम करते हैं to achieve food security by promoting the potato cultivation। और ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी बात करता है पोटैटो फार्मिंग। पोटैटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी वजह से हमने पोटैटो को अपने सस्टेनेबल यूज करने के लिए बायोडाइवर्सिटी में इस तरीके से दिन बनाया। यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो आपके लिए दिया है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था विमेन को लेकर, विमेन की सिक्योरिटी को लेकर, और May 30 का जो दिन है वो है हमारा पोटैटो को लेकर। ये हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, इन्वायरमेंटल वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताता हूँ। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं तो पोटैटोज को ना फूड सिक्योरिटी में बहुत रखा गया है। भगवान ना करे कभी भी कुछ खाने को ना हो तो आलू तो है, न्यूट्रिशन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। हमारी अवेयरनेस की अगर बात करें तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है डेवलपमेंट में सस्टेनेबल वैल्यू चेंज के लिए। ये आपके 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पोटैटो को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी गई। अगर मैं बात करूं तो एंडीज रीजन यानी साउथ अमेरिका में ये हमें मिलता है। दिस इज कंज्यूम्ड बाय 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हमारे न्यू वर्ल्ड से ही, दिस न्यू वर्ल्ड से ही हमारे इंडिया में ही पोटैटो कल्टीवेशन को लेकर आया था। ड्राउट हो, कोल्ड हो, बैरन लैंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आलू तो मिलेगा। आलू और चावल ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 750 मिलियन टन्स बाय 2030 व्हिच इज गोइंग टू बी रिमार्केबल थिंग। सबसे पहली बात है ग्रीन हाउस गैसेस का इसमें कुछ ज्यादा रोल नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास 150 वाइल्ड वेराइटीज ऑफ अडेप्टिव ट्रेट्स हैं जिसके अंदर होते हैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो इस न्यूज में, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, रोम में। ये एजेंसी है जो इंटरनेशनल एफर्ट्स में हंगर को डिफीट करने में आपकी हेल्प करती है। तो मैं आपके लिए लिख लेता हूं दोस्तों कि ये कहाँ पर है, ये रोम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे पास एसडीजी के 17 गोल्स हैं, और ये गोल्स में एक गोल यही है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में शुरू करना है काम, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये रहा यूएन। यूएन फाउंडिंग ईयर 1945, 25 ऑफ अक्टूबर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस, और हेडक्वार्टर्स कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम सॉरी मैंने 25 बोल दिया, वो 24 है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हु डोंगियो है, और हेडक्वार्टर्स इनके कहां पर है, रोम। ये आपकी पूरी की पूरी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है May 29 को। माउंट एवरेस्ट, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ये हमारे पास जो लोकेशन है नेपाल में है, और न्यूजीलैंड में भी मनाया जाता है। ये सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि दिस इज द टॉलेस्ट माउंटेन। कब किया था, 1841। सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने पहली समिट अचीव कर दी इसको पार करने। ये ह्यूमन स्पिरिट के लिए एक रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है। एवरेस्ट को पार करना आसान नहीं है। हमने लास्ट वाले इसमें, कल वाले जो हमने पढ़ा था 29 मई वाले में, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट पार करा है, और एक और नेपाल में माउंट है, लूजिंग कुछ करके नाम है, वो भी पार करा। और इसको पार करने के लिए कम से कम आपको 2 महीने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से बहुत मुश्किल होता है, पर मई और सितंबर इसका बेस्ट महीना है जब आप जा सकते हैं। तो इस समय आपको बहुत क्लाइंबर्स मिलेंगे। 4000 क्लाइंबर्स आज तक रीच कर पाए हैं समिट में।
APA and Furba Tashi have reached the summit 21 times. This is something important. Radhanath Sikdar first identified the women as the tallest. ठीक है, और एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोरे वही ब्रिटिश एक्सपीडिशन के पास थे जो पहले क्लाइंबर्स थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे इंडिया में बचेंद्री पॉल ने ये किया था। फर्स्ट क्लाइंबर न्यूजीलैंड से रीच करते हैं एडमंड हिलरी, और नॉर्गे जो थे शेरपा क्लाइंबर फ्रॉम नेपाल हु फर्स्ट सबमिटेड एवरेस्ट। ठीक है, हमारे पास नेपाल की अगर बात करें तो करेंसी क्या है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। नेपाली रुपी, कैपिटल इसका काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर दहल, पहले ओरी थे तो गलती से प्लीज ये गलती मत करिएगा क्योंकि ओरी नहीं है, दहल है। न्यूजीलैंड में हमारे जो करेंसी है वो है डॉलर, और वहां पर वेलिंगटन आपकी कैपिटल है, और मिनिस्टर वहां पर अब क्रिस हिपकिंस है, वो जो लेडी थी पहले वो अब हट चुकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी रैंकिंग में। सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 की कौन सी है? रिलायंस और टाटा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में लिस्ट करते हैं। इन्होंने इम्पैक्ट ग्लोबल एरा में लेकर गए हैं। Companies are categorized into titans, leaders, disruptors, innovators and pioneers. इन्होंने हर एक चीज में अपना नाम हासिल करा है। रिलायंस टाइम लिस्ट में पहली बार आए थे 2021, और टाटा ग्रुप जो इसके अंदर है वो एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो के लिए। ये इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को भी हम लोगों ने एक पायनियर माना है, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। दो वैक्सीन में प्रॉब्लम अभी इस समय आ रहा है, बट दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नेसेसरी। हम ये बात नहीं भूल सकते हैं कि उस समय हम लोग क्या जिंदगी से गुजर रहे थे। दिस रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज जगरनॉट। रिलायंस की अगर बात करें तो ये इसके जो मार्केट की वैल्यू है दैट इज $200 बिलियन। ये एनर्जी, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल सर्विस इन सब में आती है, और इनकी डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं टाटा की बात कर रहा हूँ। टाटा में आपको उनकी मोटर्स मिलते हैं, टाटा की कंसल्टेंसी मिलती है, टाटा के आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, टाटा के आपके टाइटन यानी कि आपके टाइटन वॉच आती हैं, आपके होटल्स हैं। ठीक है, एआई में, सेमीकंडक्टर चिप्स में तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और आईफोन भी अब टाटा ही बना रहा है। सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 35 बिलियन डोसेस बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपके पास सारी की सारी चीजें हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि उनका सीईओ कौन है? पूनावाला, अदार पूनावाला इनके सीईओ है। और रिलायंस 1966 में फॉर्म हुई थी अंडर द रेन ऑफ धीरू भाई अंबानी। इनके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर्स मुंबई। टाटा ग्रुप, ये जमशेदजी टाटा ने फाउंड करा था 1868, जब हमारे इंडिया में धीरे धीरे करके एक बैंकर्स और श्रॉफ्स आए थे, तो तब ये कंपनी बनाई गई फॉरेन्स के साथ मिलकर काम करने के लिए। बट धीरे धीरे करके इन्होंने अपना खुद का मेक इन इंडिया पहली बार शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, या वर्ल्ड वॉर 1 में भी। हेडक्वार्टर्स मुंबई। सीरम इंस्टीट्यूट 1966 में, इसके सीईओ हैं मिस्टर पूनावाला, और हेडक्वार्टर्स है पुणे। तो आप देखेंगे इसमें कमाल की बात ये भी है कि दो ये कंपनीज हैं जहां पर आपको पारसीज मिलते हैं, एक हमारे टाटा और एक पूना वाला। कौन से बैंक्स हैं जिन्होंने आरबीआई को बोला है, आस्क्ड आरबीआई टू अप्रूव अ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस? डॉश बैंक, बीएनबी पारिबस, क्रेडिट एग्रीकोल एंड सोसाइटी जर्नल। ये क्वेश्चन आप लोगों को इतना याद करना है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे उसमें नहीं आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि स्टैटिक जीके में हमारे लिए आरबीआई का फाउंडिंग ईयर पता होना जरूरी है। दैट वाज 1935। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर्स मुंबई। और यूरोपियन सिक्योरिटीज अथॉरिटी का यहाँ पर चेयरमैन कौन है? वेरेनर रॉस, और हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में, और इसके जो फाउंडिंग ईयर है वो है 2011। नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास है एडीबी। एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लैंडिंग के लिए कितना पैसा अप्रूव करा है इंडिया में 2023 में? आंसर इज 2.6 बिलियन। एडीबी ने कमिट करा है कि हम इतनी लैंडिंग करेंगे। यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट पे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया है। पावर सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में इन्होंने काम किया है। यहाँ पर इंडिया की क्लाइमेट रेजिलियंस और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में इन्होंने काम किया है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो सोवरेन लेंडिंग
यानी एडीबी ने 2.6 मिलियन की सोवरेन लेंडिंग करी है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। $, 23.53 मिलियन हमारे टेक्निकल असिस्टेंस और $, 4.1 मिलियन हमें ग्रांट मिली। अगर हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जिसमें है सोवरेन लेंडिंग। सोवरेन लेंडिंग होती है लेंडिंग प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट बाय द बैंक। उनकी मर्जी अपने हिसाब से कर सकते हैं, सोवरेन का मतलब ही यही होता है। टेक्निकल असिस्टेंस में देंगे प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग एंड एडवाइजरी सर्विस, जिनको वापस करना या ना करना वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कर पाते हैं या नहीं। फाइनेंस नॉन सोवरेन ऑपरेशंस होते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर जानना है तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस। और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मासाटोगु आसाकावा। ठीक है। और नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है। और कल इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी द सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जो 3 बारी अपना थर्ड प्राइम मिनिस्टर टर्म यूज कर। How long is the new term for audit firms conducting joint statutory audits for insurance company as per IRDAI guidelines? IRDAI is Insurance Regulatory Development of Authority. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके ऑडिट फर्म्स हैं जो जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, ये कितने टाइम के लिए होना चाहिए? ये 4 साल के लिए। आईआरडीआई ने रिड्यूस करा है ऑडिट फर्म्स को। लोकेशन आईआरडीआई की इंडिया में। ये एंगेजमेंट पीरियड है फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो 4 साल के लिए गई है। मैंडेटरी रोटेशन है कि कहीं ना कहीं जो जॉइंट रोटेशन है कि कहीं ना कहीं एक कंपनी पे निर्भर ना रहकर आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं, आप अपनी प्लान्स को बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं कि कहीं कोई कुछ कमी ना हो। आपके प्रीवियस एंगेजमेंट की बात करें तो ऑडिटर्स के पास कोई ज्यादा चीजें नहीं थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर आईआरडीआई मास्टर्स। हमारे लिए क्वेश्चन है कि आईआरडीआई क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को देती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है दोस्तों? ये है हैदराबाद में। चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा। और ईयर है 1999 में ये शुरू हुआ था। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। कौन सी फिनटेक कंपनी है जिन्होंने पार्टनर करा है एनबीएफसी के साथ ताकि अब लोन्स दे सके? अभी जो रिसेंटली फिनटेक कंपनीज है, पेटीएम पहले से ही था और एनबीएफसी के साथ जो पार्टनरशिप करा है ये अभी रिसेंटली करा है फोन पे ने। ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं फोन पे के साथ अपनी पार्टनरशिप में लोन्स ऑफर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन पे क्या है? एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी जो वॉलमार्ट के साथ ओन्ड है। यहाँ पर टाटा कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, मुथूट फाइनेंस, ये सारी कंपनीज अपना लोन दे रही है। एनबीएफसी क्या होते हैं? ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। लोन्स अपने गाइडलाइंस को बैक के साथ सच एज प्रॉपर्टी, अपने इन्वेस्टमेंट। फोन पे हमारे साथ चलता है, हमारे 2015 में लॉन्च हुआ है। हेडक्वार्टर्स है इसका बेंगलुरु और सीईओ है इसके मिस्टर हेमंत गाला। टाटा कैपिटल 2007 मुंबई, एल&टी फाइनेंस सुदीप्ता रॉय, ये है हेडक्वार्टर्स मुंबई। तो ये इंपॉर्टेंट है। हीरो फिनकॉर्प अभी रिसेंटली बना है 2 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो आपका आता है कि सेबी का नया कैलकुलेटर जो प्रोवाइड करता है आपके सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को, ये क्या बताता है? ये आपकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताता है आपके सेटलमेंट अमाउंट्स में। आपके सेबी के बारे में बात करूँ तो सेटलमेंट कैलकुलेटर में ये एक इंडिकेटिव सेटलमेंट के ऊपर चलता है। ये आपकी वायलेशंस, ट्रैक रिकॉर्ड्स, आपकी डिटेल्स सबको लेकर चलता है। सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो यूजर फ्रेंडली टूल्स है जो आपके पास रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड्स को और प्रोसीडिंग्स को लेते चलता है। ये आपके सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस को, ट्रांसपेरेंसी को। सेबी के बारे में बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी है जो आपकी कमोडिटी मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंजेस को देखता है। सेबी ही है जो सारे प्रोसीडिंग्स के साथ ही आपके आगे बढ़ता है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन, अभी इस समय चेयरमैन कौन? मधाबी पुरी बुच। और फाउंडिंग ईयर 1992। सेबी ही है जो सारे स्कैम्स को आपको लेकर चलता है। सेबी ही है जो सारी चीजों को लेकर चलता है। सेबी ही बताता है कि आपकी मार्केट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। और सेबी की सेटलमेंट रेगुलेशंस कब आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हु हैज सोनी अपॉइंटेड एज इट्स न्यू इंडिया सीईओ? आंसर इज गौरव बैनर्जी। आपको इसमें तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो आता है कि सोनी का फाउंडिंग ईयर क्या था? 1946 और हेडक्वार्टर्स है टोक्यो। और डिज्नी का है आपका हेडक्वार्टर्स
बर्बैक, कैलिफोर्निया, यूएसए। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ NARCL। पहली बात तो ये NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ पे इनका जो नए सीईओ बनने हैं ये है हमारे पी संतोष। ठीक है, ये आपकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके सीयूईटी के लिए भी आते हैं, क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पी संतोष NARCL यानी नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये गवर्नमेंट है जो स्ट्रेस एसेट्स, जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं उनको मनी सेक्टर में देता है। ये 2021 में बना है। पी संतोष पहले कैनरा बैंक में थे, अब ये NARCL में आ गए। न्यू सीईओ ऑफ एयरटेल बिजनेस। एयरटेल बिजनेस ऐप, ये आपकी नई ऐप है, ये शरद सना बने हैं इसके नई सीईओ। और ये ऐप आपके क्या कहते हैं चीजों को, आपके लोन्स को, आपके मैनेजमेंट को, बोर्ड को, इन सबको लेते हुए चलता है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आया है। एयरटेल फाउंडर इज सुनील भारती मित्तल, सीईओ इज गोपाल। शरद सिन्हा जो थे वो पहले चेकपॉइंट सॉफ्टवेयर में काम करते थे और अब ये एयरटेल बिजनेस में चल रहे हैं। नेक्स्ट, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने MOU साइन करा है किसके साथ? IIT हैदराबाद साथ। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। IIT हैदराबाद के साथ मिलकर इन्होंने एक कोलैबोरेशन करी है जिसमें मेडिकल डिवाइसेस बनाएंगे फॉर सोल्जर्स जो बहुत ही वेरिड टेरेन्स में रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अ पर्सन फ्रॉम हैदराबाद, ही हैज बीन पोस्टेड इन Siachen, so he is in a very different world. After Siachen, he has been posted in South. जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जहां पर हम लोग ट्रांसपोर्ट इनोवेशंस, AI के मेडिसिन सपोर्ट, इन सब चीजों को लेकर चलेंगे सोल्जर्स के लिए। ये MOU साइन करा है इनके साथ। ये नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। IIT हैदराबाद वाज फाउंडेड इन 2008। डायरेक्टर इनके हैं BS मूर्ति। और आर्म फोर्स के जो मेडिकल सर्विसेज के हेड हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ये मेडिकल एयर देते हैं अपने इंडियन फोर्सेस पर्सन्स को। अभी जो अग्निकूल का लॉन्च करा है नया रॉकेट, इसका नाम क्या है? अग्निबाण। ठीक है, अग्निबाण इज द रॉकेट विच हैज बीन लॉन्च्ड। ये कंपनी के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये IIT मद्रास का सेटअप है बाय श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM। इसरो ने अपनी साइन करा एग्रीमेंट विद इसरो। ठीक है, और इसके बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अग्निकुल कॉस्मोस का जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM एंड सत्यनारायण। और हेडक्वार्टर्स है इसका चेन्नई, और इसरो का हेडक्वार्टर्स है मेरा बेंगलुरु। ये क्वेश्चन आता है। फाउंडिंग ईयर 1969, चेयरमैन है सोमाजी। चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस 2024 से 2026 में कौन रहा है? इंडिया। इन्होंने चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस पे काम किया। They focus on promoting safe legal migration. They exchange the best practices on overall employment. Colombo process was founded in the year 2003. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नेपाल, इन सब के साथ चलता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए इन्होंने काम। कौन सी कंट्री ने कोलैबोरेट करा है विमेन, चिल्ड्रन और अडोलेसेंट हेल्थ में? इनका है हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस कंट्री नॉर्वे है। इंडिया ने इनके साथ कोलैबोरेट करा है। ठीक है, और इसमें हम लोग यूनिसेफ, UNFPA और अपने नेशनल हेल्थ में भी, मिशन से भी इन लोग काम करेंगे। यूनिसेफ प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। UNFPA क्या काम करता है? ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स के ऊपर बात करता है। ये वेलबींग ऑफ मदर्स, न्यूबॉर्न्स और चिल्ड्रन को देखता है। हमारा PMNCH यानी पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। ये प्राइम मिनिस्टर मत कराइएगा प्लीज। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये नेशनल और एडोलेसेंट चाइल्ड प्रोग्राम है जो मिलकर इनके साथ काम करेगा। UNHCR was founded in 1946. Headquarters is in New York City. Executive Director Catherine Russell. This is something important. UNFPA Natalia Kanem. Headquarters New York City. Founding year 1969. इंडियन आर्मी ने पार्टनर करा है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के लिए बस ट्रायल्स में किसके साथ? IOCL। IOCL यानी हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाइड्रोजन फ्यूल के साथ हम लोग हेवी ड्यूटी मोबाइल करेंगे जो ऑपरेशन रिलायबिलिटी के साथ काम करता है। यहाँ पर हम लोग कोलैबोरेशन में NTPC के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट्स में लेकर चलेंगे। 15 बसेस हमारे साथ चलेंगी जो 3 लाख किलोमीटर के साथ हमें आगे बढ़ाती। IOCL न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर्स। चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। और इंडियन आर्मी, इनके जनरल है मनोज पांडे। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के और करंट अफेयर्स। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यही बोलूंगा, प्लीज अपने नोट्स बनाते रहें। बाकी थैंक यू।